हेलो स्टूडेंट। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रबंध के महत्वों में कुछ पॉइंट हमने सीखे थे, जैसे कि प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना, संसाधनों का विकास और उनका उचित उपयोग करना। और कुछ पॉइंट्स अब हमारे रह गए थे जिसे हम आज की क्लास में पूरा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फोर्थ पॉइंट है नव प्रवर्तन करना। जैसा कि हम सबको पता है, नव प्रवर्तन को इंग्लिश में इनोवेशंस भी कहते हैं, और अगर हिंदी में इसका अर्थ समझे तो दो हिस्से करते हैं। नव यानी कि नया, और प्रवर्तन यानी परिवर्तन। तो किसी भी वस्तु या सेवा का अगर कुछ परिवर्तन किया जाए उसमें, तो उसे हम नव प्रवर्तन या इनोवेशंस कह सकते हैं। तो एक व्यापारी, एक उद्यमी हमेशा अपनी वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तन करता रहता है और उसे नयापन देता रहता है। इसे ही हम नव प्रवर्तन कहते हैं। चाहे ये प्रोडक्शन में हो सकता है, कुछ तकनीकों में हो सकता है। तो जैसे कि एक तकनीक में हम देखें कि हमारे पास व्यापारी के लिए एक चेन सिस्टम होता है, यानी वस्तुओं को उत्पादन करने के बाद वितरण करने के लिए एक चेन सिस्टम होता है। इस चेन सिस्टम में हमारे सामने 4 व्यक्ति आते हैं। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले आता है निर्माता, जो उस वस्तु का उत्पादन करने का काम करता है। दूसरा हमारे सामने आता है थोक विक्रेता, जिसे हम होलसेल डीलर भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वह है हमारे लिए फुटकर विक्रेता, और अंतिम जो है वह है हमारे लिए ग्राहक, या हम इसे क्रेता भी कह सकते हैं। ये जो चेन सिस्टम है ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है कि यानी किसी भी उत्पादन और उसका वितरण करने के लिए व्यापार में ये 4 कड़ियाँ होती है। निर्माता अपनी वस्तुओं को बनाता है, वह उसे थोक विक्रेताओं को देता है, थोक विक्रेता फुटकर को देता है, और फुटकर विक्रेताओं से जाकर ग्राहक उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमारे आसपास जितनी भी दुकानें हैं, बाजार हैं, वह सभी फुटकर विक्रेता हैं। बात करते हैं नव प्रवर्तन की। तो नव प्रवर्तन में क्या किया गया कि इन 2 कैटेगरी को समाप्त करके सीधा सीधा पहली कैटेगरी को डायरेक्ट फोर्थ कैटेगरी से मिला दिया गया। तो यह है हमारे लिए नव प्रवर्तन। अब ये काम कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ये कार्य किया गया है, ये किसकी वजह, नव प्रवर्तन में वो कार्य है हमारे लिए ई शॉपिंग, या हम कह सकते हैं ई व्यापार। कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम ऑनलाइन घर बैठे जो वस्तुएं मंगाते हैं, इस पुरानी चेन सिस्टम को हटा दिया और नई सिस्टम में निर्माता सीधे ही ग्राहक को अपनी वस्तु दे रहा है। तो यह भी एक प्रकार का नव प्रवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। देखिए, संगठन के अस्तित्व, संरक्षण और उसका विकास करने हेतु प्रबंध हमारे लिए महत्व रखता है। एक व्यवसाय को अपने लिए 3 महत्वपूर्ण घटक पूरे करने होते हैं, जिन्हें हम देखेंगे। हमारे सामने एक फैक्ट्री या एक फर्म है। इसके महत्वपूर्ण 3 घटक होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। वह हैं, पहला है अस्तित्व संरक्षण, दूसरा है अपना विकास एवं वृद्धि करना, और तीसरा है लाभ कमाना। एक छोटी सी फर्म या बड़ी बड़ी कंपनियां, सभी के लिए 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, घटक होते हैं। अपने अस्तित्व का संरक्षण करना, यानी एक फैक्ट्री अगर कोई व्यक्ति लगाता है, व्यापार करता है, तो वह हमेशा चाहेगा कि उसका व्यापार जो है वह लगातार निरंतर बना रहे। ये नहीं कि आज हमने व्यापार प्रारंभ किया और 4 दिन बाद, 50 दिन बाद, 2 महीने बाद हम उसे बंद कर दें। तो वो अपना अस्तित्व लगातार दीर्घकालीन तक चाहता है।
दूसरा है वह अपना विकास और वृद्धि करना चाहे। देखो, विकास और वृद्धि में अंतर होता है। विकास जो होता है वह सदैव ऊपर की ओर रहेगा, और जो वृद्धि होती है वह लंबवत समानांतर होती है, इस प्रकार से। तो ये अंतर जो है इसे विस्तार से मैं आपको आगे वाले पॉइंट्स में समझाऊंगा। अभी हम केवल इतना समझेंगे कि एक फर्म अपने विकास और वृद्धि के लिए भी लगातार कोशिश करती रहती है। तीसरा है लाभ कमाना सर्वविदित है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो कार्य करता है वो किसी उद्देश्य से करता है। तो व्यापारी भी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करता है, वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करता है। अब हम देखेंगे कि इनमें सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है। इन तीनों प्रकार के कार्यों में जो चीज़ सम्मिलित होती है उसे हम इनपुट, प्रोडक्शन, आउटपुट तथा डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण भी कह सकते हैं। एक संस्था अपने तीनों कार्यों घटकों को पूरा करने के लिए ये 4 कार्य करती है, जिसमें इनपुट, प्रोडक्शन, आउटपुट और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होता है। अब यहाँ पे प्रबंध का जो महत्व है वह यह है, इन तीनों घटकों प्लस इन चारों इकाइयों में सामंजस्य बैठाना जैसा सामंजस्य बैठाना का जो कार्य होता है वह प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। तो हमें समझ में आया कि इन तीनों कार्यों को करने के लिए, इन चारों कार्यों को करने के लिए प्रबंध बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए देश के आर्थिक विकास हेतु। यहाँ प्रबंध अपना महत्व इस प्रकार भी रखता है कि पृथ्वी पर हर देश की भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग प्रकार की देखी गई है। कुछ संसाधन वहाँ पे कुछ संसाधन किसी देश में उपलब्ध हैं तो किसी देश में नहीं है। कहीं ठंडी जलवायु है तो कहीं शुष्क जलवायु है। तो इन विषमताओं पर हर देश का आर्थिक विकास अपने आप को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से देश के प्रतिस्पर्धाओं घटक कौन कौन से हैं उन्हें हम समझते हैं। अब हम समझेंगे कि देश में प्रतिस्पर्धा योग्यता घटक कौन कौन से हैं और वो देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्व रखते हैं। पहला है संसाधनों की स्थिति। हमारे यहाँ पे भौतिक और मानवीय संसाधन हैं, तो उनकी उस देश के अंदर कैसी स्थिति है। हमारे यहाँ जो भौतिक संसाधन हैं, मशीनें, तकनीकें, औजार किस प्रकार के हैं, क्या उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वह प्रभावित करते हैं। वहीं मानवीय संसाधनों में जो हमारे पास श्रमिक कर्मचारी काम करते हैं वह योग्य हैं, शिक्षित है, कुशल कारीगर हैं अथवा अर्धकुशल या बिल्कुल काम नहीं जानने वाले हैं, उनका आधार पर ये हमें प्रभावित करते हैं। दूसरा है वस्तु सेवाओं की मांग और पूर्ति करना। हम बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं, तो उन स्थितियों में वस्तुओं की जो मांग है उसके अनुसार वहाँ पूर्ति की जा रही है या नहीं की जा रही है। जैसी वस्तुओं की मांग की जा रही है वह वस्तुएं बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये सारी मांग और पूर्ति का जो चक्र है वह भी हमें प्रभावित करता है। तीसरा है सहायक उद्देश्यों की स्थितियाँ। एक फैक्ट्री जो वस्तु बनाती है तो पूरी वस्तु वह खुद ना बना करके अपने सहायक उद्योगों से भी वह बनवाती है। तो वह उन्नत किस्म के हैं, उच्च योग्यता वाले हैं या नहीं हैं, जो उसकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक बाइक बनाने वाली कंपनी इंजन और बाइक तो खुद बनाती है, लेकिन गाड़ी के जो टायर्स हैं वह खुद नहीं बनाती है, वह किसी और कंपनी से बनवाती है। तो उसकी जो सहायक कार्य करने वाली कंपनियां हैं उनके उद्देश्य भी उसके अनुरूप होने चाहिए। अगर दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं तो वहाँ पे देश का विकास नहीं हो पाएगा, प्रतिस्पर्धाओं में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लास्ट है पॉइंट हमारे लिए, विभिन्न संगठनों के मध्य प्रतिस्पर्धा कैसी है। हमने पहले भी सुना था, सामाजिक जब हमने पढ़ी थी, कि गला काट प्रतिस्पर्धाएं भी होती है। तो जब एक जैसा उद्योग करने वाली इकाइयां होती है बहुत सारी, तो उनमें प्रतिस्पर्धाओं का स्तर कैसा होता है वह मायने रखता है।
गला काट प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि दो एक जैसी वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां एक दूसरे को पीछे छोड़ने का कार्य करें, तो उस स्थिति में दोनों को ही नुकसान होगा और देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो वह देश आगे बढ़ पाएंगे और अपना विकास भी कंपनियां कर पाएगी। अब इन आधारों पर हम देखेंगे कि ये चारों पॉइंट अगर हमारे व्यापार के अनुकूल है तो ये हमारे लिए प्रतियोगिता घटक अच्छे हैं, और अगर प्रतिकूल हैं तो हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। ये बात हमें जान लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए, विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंध क्या महत्व रखता है। समन्वय का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उनमें कोऑर्डिनेशंस, आपसी तालमेल बैठाना। रुचि समूह की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से एक व्यावसायिक इकाई के लिए रुचि समूह दो प्रकार के घटकों में बांटे गए हैं। पहला है आंतरिक रुचि समूह और दूसरा है बाह्य रुचि समूह। इन दोनों रुचि समूहों में कौन कौन लोग शामिल हैं, उन्हें हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक फर्म है और यह फर्म के अंदर वाले जो समूह हैं उन समूह को हम आंतरिक रुचि समूह कहते हैं। वहीं हम इस फैक्ट्री के बाहर जितने भी लोग इसे प्रभावित होते हैं वह हमारे लिए बाह्य रुचि समूह कहलाते हैं। उनमें ये लोग शामिल हैं और आंतरिक समूह के अंदर ये लोग शामिल होते हैं। जैसे कि एक कंपनी का मालिक, स्वामी, प्रबंधक, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक हमारे लिए आंतरिक समूह होते हैं। इन सभी समूहों का जो इच्छा और जो प्राप्त करने की लालसाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वह है एक स्वामी की आकांक्षा होती है लाभ कमाना, प्रबंधक और श्रमिक कर्मचारियों की इच्छा होती है कि समय समय पर वेतन मिले, वेतन में समय समय पर वृद्धि होती रहे। ये सारी इच्छाएं इनकी रहती है। वही हम बाह्य रुचि समूह की बात करें तो इसमें हमारे लिए, जैसे ग्राहक की बात करें तो ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, निवेशक, सरकार, वित्तीय संस्थाएं या समाज हमसे बहुत सारी वस्तुएं एक फर्म, कंपनी से चाहता है। तो उनमें जैसे ग्राहक है वह चाहते हैं कम कीमत पर अच्छी, अधिक गुणवत्ता पूर्ण वस्तुएं प्राप्त हो, यानी वह कीमत भी कम देना चाहता है और उसे वस्तुएं भी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली प्राप्त होनी चाहिए। सरकार जो है वह टैक्स यानी कि कर चाहती है कि सारी फर्म समय समय पर अपना टैक्स जमा कराती रहे। समाज की बात करें तो समाज हमेशा नव प्रवर्तन, अपनी आवश्यकता, मांग के अनुसार पूर्ति चाहता है, यानी जैसे जैसे उस समाज की मांग हो वैसी वैसी वस्तुएं उन्हें समय पर प्राप्त होती रहनी चाहिए। तो प्रबंध जो है वह इन दोनों कैटेगरी के मध्य समन्वय, आपसी तालमेल बैठाने का जो काम है वह करने का कार्य करता है। हमारी आज की क्लास का और प्रबंध के महत्व का ये लास्ट पॉइंट है कि समाज में स्थिरता लाने हेतु भी प्रबंध अपना एक महत्व रखता है। स्थिरता लाने इसका तात्पर्य यह है कि समाज जब पुरानी चीज़ों को छोड़ता है, जो पुरानी आउटडेटेड ट्रेडिशनल परंपराएं हैं जो अब बेकार हो चुकी है वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, तो वह उन्हें त्याग करके नए आविष्कारों को अपना लेता है और अपनी स्थिरता उसे बनाता है। वह किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। अब हम समझेंगे कि हमारे समाज जो है वह अपनी स्थिरता लाने के लिए क्या करता है। वह परिवर्तन की निरंतरता को बनाए रखता है। स्थिर रहने के लिए हमें जो परिवर्तन हमारे सामने हो रहे हैं समाज में, उनमें निरंतरता होनी चाहिए, वह कभी बीच में रुकना नहीं चाहिए। परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार का होता है कि नए आविष्कार को समाज द्वारा ग्रहण करना, कि जब जब नए नए आविष्कार होते हैं तो उन्हें अपनी आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर समाज अपना लेता है, ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण करने के साथ साथ वो जो पुरानी वस्तुओं और विधियों का उपयोग कर रहा है वह साथ साथ उसका त्याग भी कर देता है। नई वस्तुओं को अपनाने के साथ हम पुरानी तकनीकों को छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी,
हमारे पास टेलीविज़न है दोस्तों। टेलीविज़न जो अगर आप देखें आज से 20 साल पहले की स्थितियों को, तो हमारे सभी के घर में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करते थे और वह आकार में अगर हम देखें तो किस प्रकार के थे, पीछे से बड़े, इस प्रकार के बड़े और ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यापार ने समाज के लिए नए आविष्कार किए और क्या आविष्कार कर दिया ये है, आगे जाकर के क्या बन गए, अब एलईडी बन गए हैं, यानी फ्लैट स्क्रीन हमारे सामने आ गई है और अब टेलीविज़न की स्क्रीन काफ़ी अच्छी हो गई है। तो समाज ने क्या किया, नए आविष्कार को ग्रहण किया। अब हम सभी के घर में नए टेलीविज़न, एलईडी टेलीविज़न्स मिलते हैं और अब किसी के भी घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी देखना पसंद नहीं करता है। हमने अपनी पुरानी वस्तुओं का त्याग कर दिया है। ऐसे ही हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पुराने समय में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। हमने इन फ़ोन को त्याग करके किस नए मोबाइल फ़ोन को अपना लिया है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, नव प्रवर्तन, यानी समाज में स्थिरता लाने के लिए नए आविष्कार को अपनाना और पुराने वस्तुओं का त्याग करना। आज की क्लास में बस इतना ही।